जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान का प्रीवियस ईयर 2022 से लेकर 2024 तक में जितने भी लघुत्तरी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्श्व परिवर्तन है क्या। तो जब हम किसी दर्पण या समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो समतल दर्पण के सामने खड़े होकर जब हम अपने चेहरे को देखते हैं, चेहरे को देखते हुए हम अपना जब दाहिना हाथ उठाते हैं तो मिरर में बायां हाथ उठता है, और जब हम बायां हाथ उठाते हैं तो मिरर में दाहिना हाथ उठता है। तो यह प्रतिबिंब का अदला बदली ही क्या कहलाता है? पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। तो पार्श्व परिवर्तन समझ में आया। और पार्श्व परिवर्तन का उदाहरण आपको देखते हैं कि इसका जीवन में उपयोग कहां पर है। तो उपयोग है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस के सामने जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। वो इसलिए उल्टा लिखा होता है क्योंकि जब पार्श्व परिवर्तन होगा, जब हम अपने साइड मिरर में उस एम्बुलेंस को देखेंगे तो हमें मिरर में कैसा एम्बुलेंस दिखेगा? सीधा लिखा हुआ एम्बुलेंस दिखेगा, जिससे हम बड़े ही आसानी से पढ़ सकेंगे और उसे पास दे सकेंगे। पार्श्व परिवर्तन का उदाहरण भी हमने बता दिया और पार्श्व परिवर्तन है क्या यह भी बता दिया। तो आइए जानते हैं पार्श्व परिवर्तन। जब हम किसी समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब में दिशाओं के अदल बदल को ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या जैसे मैंने समझाया है उस प्रकार से लिख सकते हैं और एम्बुलेंस का उदाहरण दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उत्सर्जन किसे कहते हैं और मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो उत्सर्जन का मतलब है कि शरीर के द्वारा शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। या शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा बने हानिकारक एवं विषैले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जिन अंगों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। सबसे पहले किडनी की बात करें तो किडनी हमारे शरीर की सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग है, क्योंकि आधा से ज्यादा अपशिष्ट पदार्थों को कौन बाहर निकालता है? किडनी ही करती है। उसके बाद में फेफड़ा। फेफड़ा क्या काम करता है कि हमारे रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं उनको कौन बाहर निकालता है? फेफड़ा निकालता है। और त्वचा। त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, क्योंकि यह पसीने के द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अब उत्सर्जी अंग भी समझ में आ गए और उत्सर्जन भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकने तल से, जैसे यह मिरर हुआ, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराने के बाद पुनः वापस चला जाता है, इस टकराने से और पुनः वापस आने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन ऐसे समझिए कि जब हम किसी दीवार पर गेंद मारते हैं तो गेंद क्या हुआ? प्रकाश हुआ। जब गेंद को हम दीवार पर मारते हैं, दीवार पर टकराने के बाद में पुनः क्या करता है? पुनः वापस आ जाता है टकराने के बाद में। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। इसी प्रकार से प्रकाश जब चिकने तल पर टकराता है, टकराने के बाद में पुनः वापस आता है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब है आने वाली किरण। जैसे मैंने गेंद फेंका, ये क्या हुआ? जैसे यहां से प्रकाश आया, ये क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब है जो टकराने के बाद में वापस जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, यह पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे जिस एंगल से यह प्रकाश आ रहा है उसी एंगल से प्रकाश यह वापस जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ऐच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे हाथ उठाना, जब हम चाहे बोल रहे हैं नहीं तो चुप हो जाएंगे, या जब मेरा मन कर रहा है लिख रहे हैं नहीं लिखना बंद कर देंगे। ये सब क्रियाएं क्या? खेलना कूदना बोलना, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, वो क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिन पर शरीर स्वतः काम करती है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हृदय का चलना आप अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसा सोचिए कि रोक दे रहे हैं, रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि वह अनैच्छिक क्रियाएं हैं।
हृदय का धड़कना, सांस का लेना, सांस आप लेते रहिए, नाक जबरदस्ती बंद करके रोक सकते हैं, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वह प्रक्रिया पुनः चलने लगेगी। पलकों का झपकना, जब तक चाहेंगे रोकेंगे नहीं तो पुनः वह चलने लगेगी अपने नॉर्मल स्पीड में। तो ये क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ऐच्छिक क्रियाएं भी समझ में आ गई, अनैच्छिक क्रियाएं भी। अनैच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं क्या है? जिन्हें इच्छा के अनुसार करते हैं। जैसे हम खेल कूद रहे हैं, इस फुटबॉल को मारना चाहें तो पैर से मार सकते हैं, हाथ से मार सकते हैं, तो क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन हृदय का चलना क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। इस हृदय को तो बंद नहीं कर सकते ना अपनी इच्छा अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुगर चारकोल क्या है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि शुगर चारकोल है क्या। तो शुगर से समझ में आ रहा है कि चीनी, और जब चीनी से हम किसी तरीके से हीट करके या कोई केमिकल डालकर चीनी से जितने भी जल के अणु हैं, चीनी में जितने भी जल के अणु हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद में जो पदार्थ बचता है वो क्या कहलाता है? शुगर चारकोल कहलाता है। या इसे गर्म करके निकाल दे चीनी के सभी अणु, या इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर इसमें जितने भी जल के अणु हैं सभी को बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद में जो पदार्थ बचता है उसे शुगर चारकोल कहते हैं। तो आइए देखते हैं शुगर चारकोल है क्या। तो शुगर चारकोल कार्बन का एक अत्यंत शुद्ध रूप है जो चीनी से जल के अणुओं को पूरी तरीके से बाहर निकाल देने पर प्राप्त होता है। मैंने वही समझाया ना कि चीनी में जितना भी पानी है उसको या गर्म करके हीट करके बाहर निकाल दें, या उसमें कोई केमिकल डालकर जल के जितने अणु हैं उसको बाहर निकाल दें, उसके बाद में जो पदार्थ बचता है वो क्या कहलाता है? शुगर चारकोल कहलाता है। या चीनी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपकृत कराया जाता है तो तेज गर्म किया जाता है तो निर्जलीकृत हो जाती है, जिससे काले रंग का कार्बन अवशेष रूप में बचता है, और इसी अवशेष को शुगर चारकोल कहते हैं। मैंने शुगर चारकोल बेहतर तरीके से समझा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य संरक्षण उन विधि या प्रक्रिया को कहते हैं जिनके द्वारा भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जाता है, उनके रंग, स्वाद, रूप और पोषक तत्वों को यथासंभव बनाया रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भोजन को सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फफूंद की वृद्धि से बचाना जो भोजन को सड़ा देते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? खाद्य संरक्षण कहते हैं। जैसे आइए समझते हैं, जब मुरब्बा बनता है तो उसमें क्या इंक्लूड करते हैं? चीनी को डाल देते हैं। अचार बनता है तो उसमें क्या डालते हैं? नमक। नमक के द्वारा भी हम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। मुरब्बा बनाकर चीनी डालकर भी हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं, या उसका चिप्स बनाकर सुखाकर सुखाकर भी हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित, या इसके अलावा क्या काम करते हैं? सुखाने के अलावा हम किसी भी खाद्य पदार्थ को ठंडे जगह पर रखकर भी हम संरक्षित करते हैं। खाद्य संरक्षण समझ में आया, और कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं यह भी हमने समझा दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इनके प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पहले ही समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन है, तो वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि हाइड्रोजन कार्बन के ही रूप हैं। हाइड्रोजन कार्बन समझ में आया। अब इसके उदाहरण को समझते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जब कार्बन का प्रत्येक अणु किसी हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें एल्केन आता है। तो एल्केन का फार्मूला होता है, एल्केन ग्रुप का फार्मूला होता है CnH2n+2। यह एल्केन ग्रुप का फार्मूला है। उसके बाद में जब कार्बन सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में या कार्बन कार्बन के साथ में बनाता है तो कौन सा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं। वो कैसे हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। दोनों समझ में आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? सबसे पहले यह जानते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और इस विचलन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आइए समझते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक तल पर स्थित होते हैं। यह क्या है? पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और दोनों माध्यमों में खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक तल पर होते हैं। यह पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है कि साइन आर, ज्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या।
और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन आई। आपतित किरण, आपतित कोण, साइन आई, आपतन कोण, साइन आर, परावर्तन कोण का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। यह किसका नियम है, स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं। यह बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप लोग यह बताइए कि जब दो माध्यम होता है, एक होता है, दो माध्यम होता है, एक होता है विरल, एक होता है सघन। सघन, अगर प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा कि अभिलंब की ओर झुकेगा, यह कमेंट में बताइएगा। देखिए यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें यह पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यह कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो भोज्य पदार्थों का परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फफूंद की वृद्धि से बचाकर जल्दी खराब होने से रोका जाता है। इस प्रक्रिया के उद्देश्य भोजन की गुणवत्ता, स्वाद और पोषक तत्वों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है, जिसे क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कहते हैं या भोज्य संरक्षण कहते हैं। इसके लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है, सुखाना, ठंडा करना, नमक, चीनी का उपयोग करना। यह मैंने यह प्रश्न कराया है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, वही केवल शब्द बदल के कह रहा है भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वही चीजें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मधुमेह क्यों होता है, इसके प्रकार, कारण एवं लक्षण लिखिए। डायबिटीज या शुगर, शुगर जिसे कहते हैं। तो मधुमेह एक उपापचयी रोग है जो तब होता है जब अग्नाशय द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता। मतलब अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है तो कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। जो शरीर में उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है या इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, मतलब शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। तो प्रकार लिखते हैं। एक टाइप, पहला टाइप है, इसमें शरीर में इंसुलिन का उत्पादन लगभग बंद हो जाता है, मतलब इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं है, पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है, यह सबसे आम प्रकार है, इसमें शरीर में तो कम इंसुलिन बनता है, उसके प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। यह दूसरा लक्षण। लक्षण क्या क्या है, बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, बहुत अधिक भूख लगना, थकान महसूस होना, शरीर का वजन कम होना, यह सभी किसके लक्षण है, मधुमेह के लक्षण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक वह होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि, ये सब क्या है, उदाहरण हो गए किसके, हाइड्रोकार्बन यौगिक के। यह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यह मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है, अर्थात इसका घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है। तो घनत्व क्या है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। जब किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है तो गुब्बारे द्वारा हटाए गए हवा का भार गुब्बारे और तथा उसके अंदर की गैस के कुल भार से अधिक हो जाता है। तो उत्प्लावन बल के कारण हवा गुब्बारे को ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे वह ऊपर उठने लगता है। इसी कारण हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा क्या करता है, ऊपर उठता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ओजोन परत अपक्षय से क्या समझते हैं, इसके कारण को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके कारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओजोन परत अपक्षय, अपक्षय का मतलब है नष्ट होना, क्षरण होना। तो वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का पतला होना या उसमें छिद्र होना ओजोन परत अपक्षय कहलाता है या ओजोन क्षरण कहलाता है। ओजोन परत का काम क्या है, सूर्य से आने वाली परावैंगनीय किरणों को, परावैंगनीय किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन परत का किसके कारण क्षरण हो रहा है, यह जानते हैं। तो ओजोन परत का क्षरण किसके किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह चित्रात्मक तरीके से आपको समझ में आया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है, हमारे ओजोन लेयर को नष्ट कर रहा है। ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी जो किरणें हैं वो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें अगर सीधे पृथ्वी पर आएंगे तो आदमियों में कौन सा रोग देखने को मिलेगा, कैंसर रोग देखने को मिलने लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिना स्पर्श किए समतल
अवतल, उत्तल दर्पण को कैसे पहचाने? तो आइए चित्र से समझते हैं। तो सबसे पहले समतल दर्पण जानते हैं। तो समतल दर्पण के सामने जब हम खड़े होंगे तो हमारे सेम साइज का उसमें व्यक्ति दिखाई देगा। तो कौन सा मिरर कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब हम खड़े होंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो हमारा मुंह कितना बड़ा बड़ा साइज में दिखाई देगा। तो कौन सा मिरर होगा? अवतल दर्पण होगा। उसके बाद में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब है वो छोटा दिखाई देगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि यह कौन सा मिरर है? उत्तल दर्पण है। बड़ा दिखाई देगा तो अवतल दर्पण है, अगर सेम साइज का दिखाई दे रहा है तो समतल दर्पण है। यह बातें समझ में आई? बिना छुए आप इसको देख सकते हैं। तो समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु के बराबर आकार का होता है। अवतल दर्पण के पास चेहरा ले जाने पर प्रतिबिंब सीधा वस्तु बड़ा, तो वह कौन सा अवतल दर्पण होगा? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा वस्तु से छोटा होता है, यह उत्तल दर्पण होता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है, यह कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम लिखिए। तो शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? पेशीय ऊतक कहते हैं। पेशीय ऊतक। इस ऊतक के कोशिकाओं में सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है, जिससे अंगों में गति होती है। जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं तो क्या होती है? मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। जब हम फैलाते हैं तो हमारी मांसपेशियां, पेशीय ऊतक क्या करते हैं? फैलते हैं। आपको समझ में आया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एड्स के कारण एवं रोकथाम पर चर्चा कीजिए। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स होता क्यों है? तो एचआईवी नामक वायरस के कारण होता है। तो यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडीज हैं हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, वो क्या करता है? उसको कमजोर कर देता है। इसके फैलने के मुख्य कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त का चढ़ाया जाना। मतलब किसी व्यक्ति को एचआईवी है तो दूसरे व्यक्ति को अगर उसका रक्त चढ़ाया जाएगा तो वह भी एचआईवी से क्या हो जाएगा? ग्रसित हो जाएगा। संक्रमित माँ तथा उसके बच्चे से संक्रमित सुई का प्रयोग। इंजेक्शन जो लगता है संक्रमित, अगर किसी व्यक्ति को लगाएं फिर वही सुई दूसरे व्यक्ति को लगा देते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, पहले वाले को जिसको लगाया गया, अगर वह एचआईवी से संक्रमित है तो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। रोकथाम क्या है? रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच सुनिश्चित करें। अगर आप किसी का रक्त ले रहे हैं तो सबसे पहले उस रक्त का पता करिए कि उसमें एचआईवी तो नहीं। हमेशा जीवाणु रहित डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग करें। जो इंजेक्शन लगवाते हैं उसका हमेशा नया उपयोग करें, ना कि किसी का यूज किया गया यूज करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, उसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब प्रकाश के फैलाव को ही क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यह नीला दिखाई देने का कारण भी क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा है, जिसकी वजह से पूरे वायुमंडल में फैल जाता है और जिससे हमारा पूरा वायुमंडल कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलीय पौधों के गुण और उदाहरण देकर समझाइए। जल में उगने वाले पौधों को जलीय पौधा कहते हैं। इसके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। इनकी जड़ें कम विकसित होती हैं, क्योंकि उनका मुख्य कार्य केवल पौधा को स्थिर रखना होता है। इनका तना लंबा, मुलायम, लचीला और प्राय खोखला होता है, जो इन्हें तैरने में मदद करता है। इनकी पत्तियों पर मोम जैसी परत होती है, जो इन्हें पानी में गलने से बचाती है। और इसके उदाहरण क्या क्या हैं? कमल, हाइड्रिला, जलकुंभी आदि यह पौधे हैं, जलीय पौधे, जिनके गुण हैं और उदाहरण देकर हमने समझाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चंद्र ग्रहण को चित्र की सहायता से समझाइए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए और तीनों एक ही सीधी रेखा में हो, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस स्थिति में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस खगोलीय घटना को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। तो यह स्थिति किसकी है? चंद्र ग्रहण की है। और जब सन हो और मून हो बीच में और अर्थ हो, तो यह स्थिति किसकी है? सूर्य ग्रहण की है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।